अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं और वो अब जो है वो डिसाइड कर चुके हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली आपने लाइसेंस ले लिया, आपने स्किल असेसमेंट करवा ली, उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई हमने अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो हमने किस वीज़ा पे अप्लाई करना है। डेफिनेटली आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपके पास या तो स्टडी वीज़ा होगा या वर्क वीज़ा होगा। तो यहाँ पे आपको मैं डिफरेंट ऑप्शंस बताऊंगी कि आप किस किस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं, कौन सा ऐसा वीज़ा है जिसकी वजह से आप जो है वो पीआर, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं, और उसके बाद सिटीजनशिप, वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन से ऐसे वीज़ा हैं जिसमें डिफरेंट ईयर्स, फॉर एग्जांपल आप 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए यहाँ पे आ सकते हैं और फिर उसके बाद आप, अगर आपका मूड हो तो आप पीआर अप्लाई करें, अदरवाइज आप अगर वापस जाना चाहते हैं या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो है वो थोड़ी सी एग्जाम्पल्स शो करूँगी कि पिछले सालों में हमारी फील्ड में, स्पेशली मैं आपको क्यों फोकस कर रही हूँ कि आप स्टडी वीज़ा को छोड़ के इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि हमारी फील्ड में यहाँ पे बहुत कम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं और जो अप्लाई करते हैं उनको वीज़ा मिल जाता है, उनको स्किल असेसमेंट पॉजिटिव मिल जाती है, उनको लाइसेंस मिल जाते हैं। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, वो लोग अप्लाई नहीं करते हैं। स्पेशली अगर पाकिस्तान से हम बात करें या इंडिया से बात करें या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान, इन कंट्रीज से बात करें, बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि हम ये काम कर सकते हैं और हम यहाँ पे आके काम कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। अब आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आपको प्रॉपर जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उसको फॉलो कर सकें। तो अभी मैं आपके साथ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करती हूँ, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको डिफरेंट टाइप के वीज़ास बताऊँगी। Recording in progress. वीज़ास में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एज अ मेडिकल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफर है या फिर सोनोग्राफर है या न्यूक्लियर मेडिसिन है या आप रेडिएशन थेरेपिस्ट से हैं, तो आप कौन कौन से वीज़ास जो है वो अप्लाई, ये दूसरे लोग भी कर सकते हैं लेकिन आप लोगों के लिए भी इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हैं। अब अगर आप सबसे पहले मैं आप ये कुछ एग्जाम्पल्स देखें कि अगर पिछले सालों में हम देखें तो 189 वीज़ा जो कि स्किल्ड इमिग्रेशन वीज़ा, इंडिपेंडेंट वीज़ा है, इसके बाद जो है वो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मेडिकल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफर के तौर पे कितने लोगों ने 2020 में अप्लाई किया, तो ये आपके पास टोटल जो है वो 38, 40, 45 ये आपके पास ईयर्स आ रहे हैं। 2016 से 17, 2017 से 18, 19 और उसके बाद 20 कि टोटल एक साल में 38 लोगों ने, फिर 48 लोगों ने, 45, 18, लेस देन 10, बहुत ही कम लोग। अब इतने लोगों को तो डेफिनेटली उन्होंने वीज़ा दे देना है क्योंकि उनको रिक्वायर्ड है। मेडिकल के जितने भी प्रोफेशंस हैं, स्पेशली लाइट हेल्थ साइंसेज जो है वो, अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये प्रायोरिटी लिस्ट पे हैं, तो उनको तो चाहिए है। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसलिए आप स्टडी वीज़ा पे फोकस ना करें, आप वर्क वीज़ा पे, इमिग्रेशन पे अप्लाई करें। आप जहाँ पे आके अच्छी जॉब्स कर सकते हैं, अर्निंग्स कर सकते हैं, उसके बाद आप जो मर्जी स्टडी करें, आपको अपने पैसे लगा के आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक और फिगर्स देखें तो ये 190 वीज़ा है जो कि आप स्टेट के लिहाज से, फॉर एग्जांपल आप विक्टोरिया में आना चाहते हैं तो विक्टोरिया के लिए 190 होगा। अगर आप NSW में जाना चाहते हैं तो आप NSW के लिए अलग से वीज़ा अप्लाई करते हैं। 189 जो वो पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है कि आप किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में चले जाएं। 190 जो है वो आप स्टेट के लिहाज से अप्लाई करते हैं। जैसे मैं मेलबर्न में हूँ तो मैं विक्टोरिया के लिए 190 वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसमें भी अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम है, बहुत ही कम है। मीन्स के लोगों को पता ही नहीं है कि भाई आपकी प्रोफेशन की इतनी वैल्यू है कि आप जो है उसकी बेस पे किसी अच्छे कंट्री, अगर आपको अपने कंट्री में ऑप्शंस नहीं मिल रहे, कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट्स कहते हैं हम 20,000 30,000 पे ले रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें तो ये पे बहुत कम है। आप एक फैमिली का एक्सपेंस, क्या एक सिंगल पर्सन का एक्सपेंस पूरा नहीं कर सकते, तो कोई मसला नहीं। आप वो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अगर आप उसी एक्सपीरियंस के साथ जॉब करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है और आप बहुत अच्छी इनकम के साथ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेट हो सकते हैं। और ये बात मैं यहाँ पे तकरीबन 9 महीने रहने के बाद कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ये बात नहीं की थी क्योंकि मुझे नहीं पता था, अभी मुझे पता है तो आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। एज अ मेडिकल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफर आपने स्किल असेसमेंट करवानी है, मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद आप 189 पे अप्लाई कर सकते हैं, 190 पे कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेट और फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ाज होते हैं कि अगर आपको कोई स्टेट में अप्लाई करेंगे तो आप
वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका कोई एम्प्लॉयर, आपकी जॉब हो जाती है, आपका लाइसेंस हो जाता है, वो आपको स्पॉन्सर वीज़ा करता है, ठीक है। वो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। रीजनल एरियाज और सिटी एरियाज वो दोनों डिफरेंट होते हैं। रीजनल एरिया में जो है वो लोग कम जाते हैं, आपको वीज़ा जल्दी मिल जाता है, लेकिन आप लोग अगर सिटी एरिया में भी अप्लाई करेंगे, आपकी फील्ड के लिहाज से आपको वो भी वीज़ा मिल जाए। हाँ, अगर इंजीनियर्स या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो चुकी हैं, उनके लिए है कि भाई वो कहते हैं कि हमें सिटी एरिया में वीज़ा नहीं मिल रहा है तो हम रीजनल एरिया में अप्लाई कर लेते, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिटी में करें, आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ पिछले सालों का क्राइटेरिया है कि लोएस्ट पॉइंट जो है वो 65 पे वीज़ा मिल रहा है। 65 पॉइंट्स मिनिमम पॉइंट्स हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और एज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ रेडियोग्राफर, आपको 65 पॉइंट्स पे वीज़ा मिल रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनके 110, 115 पॉइंट्स और उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, ठीक है। ऐसे लोग हैं, वो इंजीनियरिंग से हैं या आईटी से हैं या किसी अदर प्रोफेशन से हैं, तो वो लोग वेट कर रहे हैं कि उनको इतने पॉइंट्स के बाद भी वीज़ा नहीं मिल रहा। अच्छा, उसके बाद ये कुछ ईयर्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप ये लेटेस्ट वन देखें 2023 का 5 मंथ्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी 65 पॉइंट्स पे वीज़ा मिल रहा है। ऑफशोर, बाहर से किसी ने अप्लाई नहीं किया, नॉट एप्लीकेबल, कोई एप्लीकेंट ही नहीं था। ये सारे जो है वो जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट थे, जैसे मैं खुद हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैं इस टाइम स्टूडेंट वीज़ा पे, तो मैं अप्लाई कर लूँ तो ये ऑन श्योर होगा। अगर आप लोग पाकिस्तान या इंडिया से अप्लाई करें, आप लोग ऑफ श्योर हैं, तो यहाँ पे देखें कोई एप्लीकेंट ही नहीं है, और क्या चाहिए आपको। अच्छा, ये आपके पास पॉइंट्स हैं कि आपने ये जो 65 पॉइंट्स हैं उनको कैलकुलेट कैसे करना है। एज के पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी यहाँ पे ये आपके पास टेबल शो हो रहा है, आपने खुद अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं और मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट मैं वीडियो में देखूंगी कि आपने कमेंट किया है या नहीं किया है, कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करें एज के लिहाज से। फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी में है तो आप 25 करें। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, 25 से 32 ईयर्स में आप 30 पॉइंट्स आपके होंगे। उसके बाद इंग्लिश का लेवल कौन सा है, अगर आप कम्पिटेंट इंग्लिश हैं, ठीक है, तो आपका 0 होगा। प्रोफिशिएंट इंग्लिश है 10 होगा। सुपीरियर इंग्लिश है जो कि 8 बैंड्स या सुपीरियर आते हैं, वो आपके 20 आ जाते हैं, ठीक है। 7 अगर बैंड्स हैं तो आप प्रोफिशिएंट इंग्लिश में आ जाएंगे, आपके 10 पॉइंट्स। इसको आप 10 लगा लें, 30 यहाँ से लगाएं, यहाँ पे 10 लगाएं तो आपके 40 हो गए। उसके बाद आपको ओवरसीज स्किल एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑस्ट्रेलिया, आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आपको लेस देन 3 ईयर्स हुए तो आपके 0 पॉइंट्स होंगे। इसलिए अगर आपका 3 ईयर्स होने वाले हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आपके अबाउट 3 ईयर्स और लेस देन 5 ईयर्स हो तो आपके 5 पॉइंट्स। आप इसको कैलकुलेट कर लें। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके ये 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आ चुके हैं तो आपके यहाँ पे कितने साल हुए उसके लिहाज से आपने अपने ये पॉइंट्स जो है वो लगा लेने हैं, ठीक है। फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर हम यहाँ पे देखें तो बैचलर और मास्टर्स के लिए जो 10 पॉइंट्स बनते हैं, क्योंकि आपकी पीएचडी अगर है तो आप ये 20 लगा सकते हैं, अदरवाइज फिर आप ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपकी ऑस्ट्रेलियन कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से डिग्री है तो फिर आप ये पॉइंट्स लगाएंगे 10, वरना नहीं आप लगा सकते। ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, यहाँ से आपने कोई ट्रेड कोर्स, कोई डिप्लोमा किया है तो ये आपके उसके पॉइंट्स हैं, अदरवाइज ये आपके पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका 1 ईयर यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे 1 ईयर स्टडी का हो जाएगा तो मैं उसके 5 पॉइंट्स अपने आप को दे सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा फिर किसी रीजनल एरिया में, लेकिन जैसे मैं हूँ नहीं, मैंने तो सिटी एरिया में स्टडी कर रही हूँ तो मेरे ये पॉइंट्स नहीं होंगे। पार्टनर, आपका शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, उनकी जो है वो इंग्लिश अगर वो टेस्ट दे देते हैं, उनके उसमें पॉइंट्स आ जाते हैं तो 5 पॉइंट्स उसके हो जाएंगे। अगर दोनों जो है वो प्रोफेशनल हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल दोनों ही मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, दोनों ही स्किल असेसमेंट करवाएं, दोनों के पॉइंट्स जो है एक दूसरे को मिल सकते हैं, तो आपके पार्टनर के 5-5 नंबर, स्किल असेसमेंट के 5 और 5 इंग्लिश के आपको मिल जाएंगे, तो वो भी 10 पॉइंट्स जो है वो आपके इसमें ऐड हो सकते हैं। फिर अगर आप 190 वीज़ा पे अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा के 5 नंबर मिलेंगे, आपको वो स्टेट 5 नंबर देगी। अगर आप 189 पे करेंगे तो आपको 5 नंबर वो नहीं ऐड होंगे, तो इसकी बेस पे आप अपने टोटल जो पॉइंट्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते। अगर आप किसी रीजनल एरिया, फॉर एग्जांपल आपके पॉइंट्स कम बन रहे हैं, 65 नहीं बन रहे, तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी रीजनल एरिया में अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपको वहाँ से 15 मार्क्स मिलेंगे, आपके 65 या 70 पॉइंट्स हो जाते हैं, मोर देन इनफ है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं कि यहाँ पे रहने के क्या बेनिफिट्स हैं।
आप यहाँ पे माइग्रेशन ले सकते हैं, पीआर वीज़ा होगा, पीआर के बाद आप सिटीज़न हो सकते हैं यहाँ के, आप अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीद सकते हैं, ठीक है, ऑन पीआर वीज़ा आल्सो, नॉट सिटीज़न। सिटीज़न तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे जितने भी आपके बच्चे आगे पैदा होंगे वो सारे सिटीज़न होंगे अगर आप पीआर वीज़ा पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ का हेल्थ केयर है, एजुकेशन सिस्टम है, वो आप लोगों के लिए फ्री होगा। चाइल्ड केयर है, ठीक है, उसमें आपको इतनी सब्सिडी होती है कि ऑलमोस्ट वो फ्री ही होता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये थोड़ी सी समरी है कि आपने जो सारे स्टेप्स मैंने 4 वीडियोस में बताए हैं उसको आप अगर समराइज करें तो क्या है। सबसे पहले देयर आर द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया एज अ मेडिकल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफर। असेसिंग इफ़ यू आर एलिजिबल, खुद असेस करें अपने आप को, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद स्किल असेसमेंट लें, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आपने कौन सा फॉर्म फिल करना है। फिर आपने मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि उसके डॉक्यूमेंट्स किस तरह से तैयार करने हैं। फिर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है, ठीक है, वो आप 189 के लिए कर रहे हैं, 190 के लिए कर रहे हैं, जिस तरह का वीज़ा आपको अच्छा लग रहा है, अपने लिए सूटेबल लग रहा है, उसका आपने EOI जो है वो सबमिट करना है। अगर आपको ये इनविटेशन मिल जाता है, थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा जो है वो कंफर्म हो गया। अगर आपको स्टेट या ऑस्ट्रेलिया जो कि 189 इंडिपेंडेंट स्किल वीज़ा है, ठीक है, उसका आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आ जाता है, इनविटेशन आ जाता है कि अब आप वीज़ा अप्लाई करें। उस इनविटेशन के बाद जो है वो टाइम पीरियड होता है, आपको वो टाइम देते हैं, ऑलमोस्ट 60 डेज़ होते हैं जिसमें आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। इसलिए आपने ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नए सिरे से एक दफ़ा देखने हैं कि वो सारे रेडी हैं या नहीं। जैसे ही आपको ये मिलेगा उसके फ़ौरन बाद आपने वीज़ा अप्लाई कर देना। और आप लोगों का वीज़े का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम है, मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कुछ मंथ्स में मिल जाए। लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 साल, 6-6 साल से वो वेट कर रहे हैं, उनको PR वीज़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को विद इन 1 ईयर मिल सकता है अगर आप लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर आपने जो है वो ये यहाँ पे आ गया रिसीविंग योर इन्विटेशन टू अप्लाई। फिर आपने क्या करना है, अपना मेडिकल करवाना है, पुलिस चेक्स वगैरह करवाने हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से रेडी हैं, आपने वीज़ा अप्लाई करना है और आपका वीज़ा आ जाता है और आपने फिर टिकट करवानी है और आपने ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाना है। तो ये आपके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। अब इसमें एप्रा का जो स्टेप है वो मिसिंग है, क्योंकि इनके लिहाज से आप यहाँ पे आके एप्रा जो है लाइसेंस अप्लाई करें और आप जॉब कर लें। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। उससे पहले आप ये है कि कोई और जॉब कर लें, जब तक कि आप लाइसेंस होगा, वो सब कुछ होगा, तो आप दूसरी जॉब्स तो कर ही सकते हैं, ठीक है, और अपना गुजारा भी कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तो चले, मेरे ख्याल में आज तक जो मैंने वीडियोस बनाई हैं इसमें आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया का जो इमिग्रेशन पाथवे है वो सारा समझा दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, कोई स्टेप मिसिंग है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो उस पर बना के आपको और डिटेल से समझा दूँगी। वैसे मेरी वीडियो जो है वो बहुत डिटेल से होती हैं और शायद थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती हैं और आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरे पॉइंट्स समझ नहीं आते। तो चले हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपने ये जो वीज़ाज़ की डिटेल है वो ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन जो वेबसाइट है उस पर आप वो देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर दूँगी उसका लिंक, तो वहाँ से आप जाके इसकी और ज़्यादा डिटेल जो है वो खुद से रीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए हर डिटेल को मेंशन करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलें, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।